हेलो वेलकम टू बिल पावर क्लासेस। मैं अजय कुमार। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए इसका फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल पर यदि नए आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो द्विपद प्रमेय का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द्विपद प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो द्विपद प्रमेय क्या है? जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कक्षा 8वीं, कक्षा 6वीं और 5वीं इन क्लासों में हमने फॉर्मूले यूज़ किया है। a प्लस बी का होल पावर 0 है, इसका आंसर लिखा जाएगा 1। a प्लस बी की होल पावर यदि 1 है तो आंसर आएगा a प्लस बी। यदि a प्लस बी की होल पावर 2 है तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बात करें a प्लस b की होल पावर यदि 3 है तो आंसर आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बात करें a की घात a प्लस b का होल 4, a प्लस b का होल 4, आंसर आएगा इसका a की घात 4 प्लस 4, a की घात 3, b की घात 1 प्लस 6, a की घात 2, b की घात 2 प्लस 4, a की घात 1 और b की घात 3 प्लस b की घात 4। अब बात करें a प्लस b की घात 5 बराबर क्या होगा? a प्लस b की घात 5 बराबर क्या होगा? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न पहचानना होगा। वो पैटर्न क्या है? जैसे a प्लस बी की घात 1 है तो जो टर्म्स आई हैं वो कितनी टर्म्स आई हैं? 1 और 2, यानी पावर 1 तो टर्म्स की संख्या 2, पावर 2 तो टर्म्स की संख्या 3, 1 2 3, पावर 3 तो टर्म्स की संख्या 4, 1 2 3 4। पावर यदि 4 है तो टर्म्स की संख्या कितनी होगी? 5, 1 2 3 4 5। एक बात ध्यान देने की एक यहाँ पे ये भी है कि यदि पावर 1 है तो जो प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक टर्म्स की जो घात है ना वो 1 है। यहाँ पे a की घात 1, b की घात 1। बात करें यहाँ पे पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे a की घात 2, a की घात 1 और b की घात 1, इन दोनों को ऐड करें तो कितनी हो जाएगी पावर? यहाँ पे भी पावर हो जाएगी 2, यहाँ पे भी पावर क्या होगी? 2। यानी समझने वाली बात क्या है कि प्रत्येक टर्म्स का जो पावर होगा वो पावर इस टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार हम 4 तक तो सॉल्व कर सकते हैं, रट सकते हैं, एक बात ये मान लो। बट बात करें a प्लस बी की होल पावर 5 तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो इसका सॉल्यूशन बहुत टेढ़ा है, रटना पड़ेगा। एक चीज़ होती है रटना और एक चीज़ होती है समझना। तो वो कैसे समझेंगे? तो वो देखो, तो पैटर्न यहाँ पे हमने बोला था भी पैटर्न पकड़ना है। तो पैटर्न क्या है? पहले देखो a की घात कितनी है? 2, यहाँ पे a की घात 2 आ गई, ठीक है। फिर a की घात कितनी हुई? 1। फिर a की घात यहाँ पे कितनी हुई होगी? 0। बात करें यहाँ पे b की घात कितनी हुई होगी? b की घात 0, फिर b की घात 1, फिर b की घात 2। सेम यहाँ पे b की घात कितनी हुई होगी? 0, b की घात 1, b की घात 2 और a की घात 0। बात करें यहाँ पे तो 1 की घात 4, b की घात 0, 1 की घात 3, b की घात 1, a की घात 2, b की घात 2, a की घात 1, b की घात 3, b की घात 4, यानी यहाँ पे होगा a की घात 0। तो यहाँ पे एक बात इस फॉर्मूले के भी हम ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से? a की घात 5 b की घात 0 प्लस
ए की घात 4 बी की घात 1 प्लस ए की घात 3 बी की घात 2 प्लस ए की घात 2 बी की घात 3 प्लस ए की घात 1 बी की घात 4 प्लस ए की घात 0 बी की घात 5। टर्म्स की संख्या गिने कितनी है? 1 2 3 4 5 6। पावर कितनी है? 5। टर्म्स की संख्या 6 है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना कितना आएगा, कोफिशिएंट कितना कितना आएगा। फॉर्मूला तो सही है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाए, यदि कोफिशिएंट यहाँ पे मिल जाए कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन कोफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए एक पास्कल्स ट्रायंगल लॉ होता है, तो उस पास्कल ट्रायंगल लॉ की मदद से हम यहाँ पे कोफिशिएंट निकालेंगे। तो उस पास्कल ट्रायंगल लॉ को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट लगाएंगे। तो पास्कल ट्रायंगल लॉ, पास्कल ट्रायंगल लॉ क्या है? सपोज घातांक मेरे पास 0 है तो वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट आएगा 1। कोफिशिएंट कितना आएगा? 1। घातांक अगर मेरे पास 1 है तो कोफिशिएंट आएगा 1 और 1। घातांक मेरे पास 2 है तो कोफिशिएंट आएगा 1 और 1। स्टार्टिंग में तो 1 ही 1 आएगा, 1 और 1 2। अगर कोफिशिएंट मतलब पावर कितनी है मेरे पास? 3 है, तो 1 स्टार्टिंग में 1, लास्ट में 1, 1 और 2 3, 2 और 1 3। 4 पावर है तो किस तरीके से? स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 1, स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 1, किस तरीके से आएगा? 1 3 4, 3 3 6, 3 1 4। बात करें 5 की तो स्टार्टिंग 1 लास्ट में 1, 1 4 5, 4 6 10, 4 6 6 4 10, 4 1 5। तो हमें पता चला यहाँ पे कि कोफिशिएंट कितना कितना आ रहा है। तो कोफिशिएंट स्टार्टिंग में 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 को, 5 5, 10 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल पावर 5 का। इसी तरीके से अगर हमें सपोज दैट a प्लस बी की होल पावर 10 का फॉर्मूला ज्ञात करना हो, यदि a प्लस बी की होल पावर 10 का फॉर्मूला अगर मेरे को ज्ञात करना है तो क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा? अगर सपोज करो a प्लस बी का होल 10 मेरे को ज्ञात करना है तो ये पूरा ट्रायंगल रटना पड़ेगा, पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोफिशिएंट तुम निकाल पाओगे। तो इससे अच्छा है एक फॉर्मूला होता है जिसे द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला कहते हैं, उस फॉर्मूले की मदद से ये सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। तो उस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है द्विपद प्रमेय, जिसे बोलते हैं द्विपद प्रमेय, और जो कि हमारा चैप्टर है। तो द्विपद प्रमेय क्या है? a प्लस बी की होल पावर यदि n है, a प्लस बी की होल पावर यदि n है, फॉर्मूला कैसे बनेगा? nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस, पैटर्न सेम है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट की जगह nc0 nc1 nc2 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे वैल्यू। nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1। यहाँ पे 0 आएगा तो b की पावर वही रहेगी जो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 1 आया तो b की पावर 1, यहाँ पे 2 आएगा तो b की पावर 2, यहाँ पे 3 आएगा तो b की पावर 3। यहाँ पे जो a की पावर है वो 1 कम होती जाएगी, b की पावर 1 बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 प्लस nc3 इंटू a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की पावर 3।
आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो आ रहा है सेम, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो वही बात है, जितनी पावर ए में से कम होगी उतनी ही पावर बी की इंक्रीज होगी, ठीक ना, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो NC4 इंटू ए की पावर n-4 इंटू बी की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये हमारा द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आइए कुछ उदाहरण करते हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला उदाहरण देखते हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण ले रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर है फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3/x होल पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल। स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना है। थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का भी फॉर्मूला मैंने समझाया था आपको, क्या होता है, a प्लस बी की होल पावर n है, तो NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n-3 इंटू बी की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्मेट बनेगा। x n की जगह क्या है, यहाँ पे अगर n था तो यहाँ पे n आया था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे n की जगह कितना आएगा 4C0। एक्स स्क्वायर एक की जगह काम करेगा, एक्स स्क्वायर 4 इंटू 3/x की होल पावर 0 प्लस 4C1 इंटू एक्स स्क्वायर 4 यानी 3, एक कम हो गया पावर, इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 4C2 एक्स स्क्वायर 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर 3 यानी 2 इंटू 3/x 2 प्लस 4C3 इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 1 इंटू 3/x होल पावर 3 प्लस n यानी 4C4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 0 इंटू 3/x होल पावर 4। इतना काम करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर जो समझने लायक हैं कि जैसे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनकी वैल्यू मैं साइड में समझाता हूँ कि कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नोट में लिख लेना ये पॉइंट। आपने क्रमचय संचय नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। उसमें क्या है कि NCR यहाँ पे होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट n-r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल NCR को इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। अब इस चीज़ को एक्सपेंड करने के बाद एक चीज़ नई निकल के आती है कि फैक्टोरियल n को कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो फैक्टोरियल n को इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे, n-1, n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट डॉट
अभी कुछ और पॉइंट्स हैं जो समझने लायक हैं। जैसे कभी कभी एन सी 0 मिले तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है। एक खास बात और, यदि 5C2 5C2 की जो वैल्यू आएगी ना, कुछ भी आए मान के चलो, वो जो वैल्यू होगी वो 5C3 के इक्वल होगी। कुछ भी आए उससे कोई फर्क ना पड़ रहा। चलो निकाल के देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व करें से तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 10। तो जो वैल्यू 5C2 की आएगी वही वैल्यू 5C3 की आएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर इंडेक्स सेम है, घातांक क्या है, सेम है C के लिए, तब जो सफिक्स यानी जो बेस है, अगर उन दोनों को ऐड करके जो हमारा इंडेक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक और समझाने वाली है, वो ये कि अगर सपोज NCN इसकी वैल्यू भी 1, जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ठीक है ना। तो चलो इस पे फोकस करते हैं सवाल पे। तो अभी मैंने बताया था 4C0 पावर यहाँ पे कुछ भी सही, C0 अगर नीचे 0 बेस क्या है 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, कितना हो गया x की घात 8। यहाँ पे 3 अपॉन एक्स की पावर, कोई भी संख्या सही, कोई भी डिजिट या संख्या सही, यदि उसकी पावर क्या है 0 है, उसकी पावर क्या है 0 है, उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। प्लस 4C1 तो यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने की है कि NC1 हमेशा n रहता है, NC1 हमेशा n रहता है। ऊपर कुछ भी सही, अगर बेस में 1 है तो हमेशा आंसर ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पे 4C1 की वैल्यू कितनी रहेगी 4 इंटू 2 3 जा 6 यानी x की पावर 6 इंटू 3 अपॉन एक्स, यानी पावर 1 है तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात करें 4C2 की, तो 4C2 कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4C2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी 6 आएगा। कितना आएगा वैल्यू 6 आएगा। 4C2 की वैल्यू 6 इंटू एक्स की पावर 2 2 जा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4C3। तो 4C3 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा, चेक करते हैं कितनी आएगी, 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, आंसर आएगा 4। कितना आएगा 4। तो 4C3 की वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ एक बात ये, कभी मैंने समझाया था कि 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे वो भी बात ध्यान रखने की है। बात क्या है याद रखने की, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऊपर 4 1 और 3 ऐड करके 1 और 3 कितना आ गया 4। यानी जो नीचे वाला बेस अगर ऐड करके ऊपर वाला बन जाता तो आंसर सेम रहता है। जैसे 4C1 की वैल्यू 4 आई थी तो 4C3 की वैल्यू भी 1 आई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब 27 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 4C4 वैल्यू कितनी होगी 4C4 NC1 यानी आंसर 1 इंटू एक्स स्क्वायर पावर 0 तो आंसर 1 इंटू 3
3 की घात 4 का वैल्यू कितना रहेगा, 3 की घात 4 का वैल्यू रहेगा 81, यानी 81 बटे x की घात 4। थोड़ा सा सॉल्व करना है, वैल्यू हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं। x की पावर 8 प्लस 4 3 12, एक x से कैंसिल ये हो गया x की घात 5 प्लस 6 निमा 54 इंटू यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 27 चौक 108, यहाँ पे पावर 3 है यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे बचेगी पावर 1, यानी 108 बटे x प्लस यहाँ पे 81 है 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ठीक है ना, 81 बन जा 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 81 बटे 4, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेता हूँ मैं। उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू, यानी 98 प्लस 8 98 की पावर 5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो 98 को लिख सकते हैं, 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 का होल 5, और 100 माइनस 2 को भी लिख सकते हैं हम 100 माइनस की जगह प्लस और माइनस का 2 और होल 5। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, ये हमारा एक ही जगह कार्य करेगा, ये भी एक ही जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा 5c0 इंटू 100 पावर 5 इंटू माइनस 2 की पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 100 की पावर 4 इंटू माइनस 2 की पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 100 की पावर 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5c3 इंटू 100 की पावर 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 100 की पावर 1 इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 100 की पावर 0 इंटू माइनस 2 की पावर 5। चलो इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5c0 वैल्यू 1, 5c1 की वैल्यू 5, 5c2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 5c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 को मैं ओपन करता हूँ तो 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहती है, 2 से 2 बार में ये कैंसिल, यानी 5 दूनी 10, कितनी आई वैल्यू 10। तो 5c2 की वैल्यू कितनी है, 5c2 की वैल्यू 10। बात करें 5c3, तो जो वैल्यू 5c2 की है वही वैल्यू 5c3 की रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 5c2 बराबर 5c3, आंसर 10 सेम रहेगा, ठीक है ना। बात करें 5c4, तो 5c4 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो जो वैल्यू 5c1 की थी वही वैल्यू 5c4 की रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला नंबर यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो वैल्यू रखते हैं 5c0, आंसर 1 इंटू 100 की पावर 5 है, तो जितने जीरो होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आएगा 10 जीरो आएंगे, ठीक है ना। 10 2 पंजे 10, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस
सॉरी अभी माइनस के 2 भी हैं इसमें, और माइनस दो की जो वैल्यू है वो होगी प्लस के 1, क्योंकि पावर 0 है, चाहे नेगेटिव संख्या सही चाहे पॉजिटिव संख्या सही, अगर पावर क्या है 0 है तो उसका आंसर हमेशा प्लस का 1 रहेगा। प्लस 5c1 की जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 100 की पावर 4 यानी 0 0 0 0 0 4 जोड़ा होगा 0, ठीक ना, यानी 8 0 आएंगे। और -2 की पावर 1 की जो वैल्यू है वो है माइनस के 1, तो गुणा में या प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और -2 की जो पावर है वो है 1, उसका आंसर जो आएगा माइनस के 2 आएगा, तो प्लस की जगह माइनस हो गया और मल्टीप्लाई में 2 प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं 5c2 की जो वैल्यू है अभी निकालिए कितनी है 10, मल्टीप्लाई 100 की पावर 5c2 की जो वैल्यू है यानी 100 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई -2 का जो स्क्वायर है वो होगा प्लस का 4 प्लस 5c3 वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 यानी 40 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 यानी -2 का घन कितना होगा माइनस के 8, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 8। 5c4 की जो वैल्यू है वो प्लस की कितनी रहेगी 5c1 के बराबर रहेगी, कितनी रहेगी 5 इंटू यानी मल्टीप्लाई 100 का पावर 1 है तो 100 रहेगा, और -2 की पावर 4 मतलब 60 यानी 16 प्लस 5c5 की जो वैल्यू रहेगी 5c5 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 मल्टीप्लाई 100 की पावर 0 का मतलब 1 रहता है, और -2 की घात 5 यानी ऑड नंबर है पावर तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, तो प्लस का जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 16 यानी 16 दूनी 32 यानी 32, ठीक है ना। चलो इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक ज़्यादा फालतू हो गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं माइनस 5 दूनी 10, ऑलरेडी इसमें कितने जीरो हैं 2 4 6 8, कितने जीरो आएंगे 9 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्लस 4 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। बात करें यहाँ पे तो 8 प्लस का नहीं माइनस का, -8 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 8 लाख हो गए, ठीक है। 16 पंजे 80 और 80 की मल्टीप्लाई 100 से करें तो 8000 हो जाएंगे। वो 80 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करें तो कितने हो जाएंगे 8000, ठीक है। 132 सिर्फ क्या 32 एकम 32 32 एकम 32 मल्टीप्लाई नेगेटिव 32, पॉजिटिव एक साथ जोड़ लें और नेगेटिव एक साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना होगा, यानी पॉजिटिव यहाँ पे है और एक पॉजिटिव यहाँ पे है और एक पॉजिटिव यहाँ पे है। सबसे छोटा कौन सा है 8000, तो 8000 लिख लिए, ठीक है। बात करते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 में से 2 घटाए तो जो वैल्यू आएगी वो 8। यहाँ पे हमारे पास 9 बचे, 9 में से 3 घटाए 6, यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 हटाया 9, 7 बचा यहाँ पे क्योंकि मैंने एक हाथ से ले लिया था। यहाँ पे 0 में से 0 हटाऊँगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 10 में से 8 घटाया तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना रह गया 9 में से 0 हटाए 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 0 घटाया 3, 0 में से 0 में से कितना घटाया 0 तो 0, और यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ से ले रखा था कि यहाँ पे हो गया
3। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 9039207968। तो ये हमारा आंसर है।